नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं काफ़ी अंतराल के बाद फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। इस समय पूरा विश्व एक संक्रांतिमयी अवस्था से गुजर रहा है। एक ओर दुनिया में युद्ध की विभीषिका मुंह बाए खड़ी है। आतंकवादियों के द्वारा किए गए कारनामों के कारण फिलिस्तीन के विरुद्ध जहां इज़राइल आक्रामक बना हुआ है, वहीं यूक्रेन और रूस का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप सब सोचते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कितना लंबा लंबा युद्ध चल कैसे रहा है। सच्चाई तो ये है कि यूक्रेन के बहाने से अमेरिका और उसके गिरोह के जो दूसरे देश हैं, वे रूस की शक्ति का क्षरण करने के इरादे से रूस को कमजोर करने के इरादे से यूक्रेन को सह देकर यूक्रेन को आयुध और धन सभी कुछ मुहैया कराकर प्रकारांतर से अमेरिका और उसके समर्थक देश ही यूक्रेन के माध्यम से रूस से युद्ध कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस युद्ध के माध्यम से अमेरिका वस्तुतः रूस को शक्ति की दृष्टि से इतना कमजोर कर देना चाहता है कि आगे पूरे विश्व में शक्तिशाली देश के रूप में अगर दबदबा रह जाए तो केवल अमेरिका का रह जाए, यही उसका मूल उद्देश्य है। इसीलिए उसके समूह के या उसके गिरोह के सारे देश मिलकर यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध में उलझाए हुए हैं। युद्ध भले ही सामने यूक्रेन के द्वारा लड़ा जा रहा है, लेकिन वस्तुतः लड़ने का कार्य अमेरिका और उसके गिरोह के देश ही कर रहे हैं। मैं गिरोह शब्द का इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि विश्व में शांति नहीं होने के पीछे जितने आयुध निर्माण के क्षेत्र में लगे हुए वे सभी देश हैं जिनका मुखिया मुख्य रूप से अमेरिका है। यदि विश्व में युद्ध ही नहीं होगा तो हथियारों की खरीद फरोख्त करेगा कौन? इसलिए अमेरिका और दूसरे जितने भी अस्त्र शस्त्र निर्माता देश हैं, वे कहीं न कहीं युद्ध की व्यूह रचना करके सारी दुनिया को भीतर से भयभीत करते हुए उन्हें अस्त्र शस्त्र खरीद की ओर उन्मुख किए रहना चाहते हैं। यही एक बड़ा सच है कि विश्व में युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं लेता।
अन्यथा यूक्रेन को क्या जरूरत थी कि वो नाटो देशों के समूह में सम्मिलित होने के लिए अपने देश के जन धन का संहार करने का प्रायोजन करता। ये युद्ध उसी का नतीजा है। न यूक्रेन को अमेरिका आदि देशों से नाटो देशों के समूह में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया गया होता और न ये युद्ध होता। रूस तो केवल इतने चाहता था ना, क्योंकि यूक्रेन सोवियत संघ समूह का ही तो मूल देश रहा है। और रूस क्यों चाहेगा कि अमेरिका जैसे धोखेबाज देश, जो किसी के साथ भी धोखा करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, भले ही ऊपर से वे मृत्तिका लेपन का कार्य करते हो, उनका अमेरिका जैसे देशों का उद्देश्य ही होता है कि पहले किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, उसे अपने षड्यंत्र में फंसाना और फिर उसके माध्यम से अपने हथियारों की बिक्री को अंजाम देना। दुनिया भर में जो हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठित आतंकवादी समूह हैं, ISIS जैसे आतंकवादी संगठन भी इसी की कड़ी है, इसी के हिस्से हैं। इन सबको तैयार करने का काम आखिर होता कैसे है? अगर आप देखेंगे तो कोई देश इनका उपयोग करता है। जैसे जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग द्वंद्व करा करके भारत के किसी न किसी द्वंद्वग्रस्त राजा के साथ खड़े होकर के अपना उल्लू सीधा करते थे, यहाँ अपनी सत्ता की स्थापना करने का काम करते थे, ठीक वैसा ही काम इन आतंकवादी गिरोहों के माध्यम से विभिन्न देश किया करते हैं। अगर कायदे से छानबीन की जाएगी तो ओसामा बिन लादेन को पैदा करने वाला देश कौन सा है? उत्तर मिलेगा अमेरिका। तालिबानों अफगानिस्तान में तालिबान को खड़ा करने का कार्य किसने किया? अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर किया। ये सब ऐसे प्रश्न और उत्तर हैं जिसके लिए कहीं बहुत दूर की कौड़ी भिड़ाने की जरूरत नहीं है। कभी सोवियत संघ एक सशक्त देश बनकर के उभरा था। अमेरिका और सोवियत संघ रूस, ये दोनों अपनी अपनी लावी तैयार करने का काम करते थे और इसी के साथ साथ इनकी जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, जैसे अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी CIA, सोवियत संघ रूस की एजेंसी KGBI, ये सब
अपने अपने देश के अनुकूल दूसरे देशों में सरकारें खड़ी करने का काम करती हैं। ये एजेंसियां खड़ी करने का काम करती थी, उनको अपने अनुकूल तैयार करती थी। और अगर कोई ऐसी सरकार जो उनकी नीतियों, उनके उद्देश्यों, उनके हितों के विरुद्ध अपने राष्ट्रवादी क्षितिज को लेकर के खड़ी हो जाती थी, तो किसी न किसी तरह से वहां तख्ता पलट करके, वहां सत्ता से उसे बेदखल करके और अपने अनुकूल सरकार बना करके वहां के बाजार का उपयोग इन देशों के द्वारा किया जाता था। तो सच यही है कि कभी जैसे अफगानिस्तान में सोवियत संघ रूस ने सैनिक हस्तक्षेप करके जब बर्बरक करमाल की सरकार बनाने का कार्य किया था, तो बर्बरक करमाल की सरकार को हटाने के लिए ही अमेरिका ने वहां अस्त्र शस्त्र की सप्लाई करके और वहां आतंकवादी समूहों को सोवियत संघ और वहां की बर्बरक करमाल सरकार के विरुद्ध प्रस्तुत करने का कार्य किया था। और अंततः अमेरिका इस उद्देश्य में सफल रहा था। ये कार्य आज भी अमेरिका के द्वारा बदस्तूर जारी है, उसके स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया है। अगर बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को उसके सैन्य वेश बनाने हेतु देने के निमित्त तैयार हो गई होती, उसको दे दिया होता, तो अमेरिका की बातें खिल जाती। क्योंकि बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, कुछ भारत का हिस्सा, कुछ म्यांमार का हिस्सा मिला करके जहां अब अधिकांश आबादी ईसाइयों की हो गई है, एक ईसाई देश खड़ा करने का उद्देश्य था अमेरिका का। और शेख हसीना सरकार ने अमेरिका की इच्छा के अनुकूल जब कार्य नहीं किया, तो षड्यंत्र करके अमेरिका ने ही जॉर्ज सोरोस और दूसरे जो विदेशों में बैठे हुए अमेरिका परस्त समूह हैं, जो दूसरे देश में उपद्रव करा करके, दूसरे देश में षड्यंत्र करा करके, जो उनके टूल किट गैंग्स हैं, जो उनके खान मार्केट गैंग हैं, उनका सबका उपयोग अमेरिका करके दूसरे देश की सरकारों को अपदस्थ करता है और वहां अपने अनुकूल सरकार बैठाने का कार्य करता है। वही कार्य बांग्लादेश में अभी हाल में अमेरिका के द्वारा किया गया। ये तो भला हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि शेख हसीना को सुरक्षित भारत में ले आने में वो सफल हुए। नहीं तो जैसे 1975 16 अगस्त 1975 को जैसे शेख मुजीबुर रहमान और उनके दोनों बेटों और उनकी पत्नी की हत्या करवा करके पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका ने वहां की लोकप्रिय सरकार को खत्म करने का कार्य किया था, वही कार्य पुनः शेख हसीना को अपदस्थ करा करके अमेरिका ने किया है। कुछ नया नहीं है। अमेरिका उसी ढर्रे पर चल रहा है। अगर कोई देश अमेरिका
पर पूर्णतः आंख मूंद करके विश्वास करेगा तो वह वस्तुतः अपने को धोखा देगा। अमेरिका तो अपनी जेब में दूसरे देशों की सरकारों को रख करके चलने का हिमायती रहा है और किसी देश की स्वतंत्र नीति उसे भाती नहीं है और परिस्थितियों बस जो कुछ पश्चिमी देश अमेरिका समूह के अंतर्गत सम्मिलित होकर, नाटो देश के समूह के अंतर्गत सम्मिलित होकर अमेरिका की नीतियों को ज्यों का त्यों अपनाते हैं और उसके अनुकूल उसको सहयोग देने का कार्य करते हैं, वे सब देश वास्तव में एक गिरोह बंद विश्व के निर्माता देश ही हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया कुछ गिरोहों में बंट करके रहे, किसी का स्वतंत्र अस्तित्व तो रहने न पावे। दुनिया के बाजारों का उपयोग करना, अपने हथियारों को बेचना जिन देशों का सगल है, वे नहीं चाहते कि दुनिया में देशों की अपनी संप्रभुता अस्तित्व में रहे। उसको खत्म करना उनका उद्देश्य होता है। अब मोहम्मद यूनुस के रूप में अमेरिका परस्त व्यक्ति को बांग्लादेश में बैठा दिया गया है और अमेरिका की जो चालबाजी थी शेख हसीना को हटा करके अपने अनुकूल सरकार बनाने की, वो सफल हो गई है। किसी को ये मुगालता नहीं रहना चाहिए कि अमेरिका किसी की राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करने वाला देश बन करके प्रस्तुत होगा। वो केवल लोकतंत्र, मानवाधिकार आदि शब्दों का अपने हितों में उपयोग करने वाला देश है। उसको दुनिया में लोकतंत्र स्थापित हो, दुनिया में सचमुच मानवाधिकार का पालन हो, ये उसका उद्देश्य ही नहीं है। वो तो दुनिया को संत्रस्त रख करके, दुनिया को परेशान रख करके, दुनिया के देशों को पीड़ित रख करके अपनी राजनीति चमकाने का कार्य करता है। अपने आर्थिक उद्देश्य को पूरा करने के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों को अपने अधीन एक तरह से बनाए रखने का कार्य करता है। ये सब जो दिखावा वो करता है जब वो अपने ही देश में मानवाधिकार का सचमुच रक्षक नहीं है और लोकतंत्र की ऐसी की तैसी उसके द्वारा की जाती रहती है, तो भला दूसरे देशों में लोकतंत्र को वो क्यों जीवित रहने देगा? वो दूसरे देशों को उकसाने का कार्य करता है, दूसरे देशों के नेताओं को उकसाने का कार्य करता है जो सत्ता से दूर होते हैं, कि उनको उकसा करके अपने अनुकूल बना करके और उसके बाद अपने मनोनुकूल शासन व्यवस्था दूसरे देशों में देने का कार्य अमेरिका बहुत पहले से करता रहा है और वो बदस्तूर जारी है। लोग भ्रम में ना रहें। आखिर जब से भारत में राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस
राष्ट्रीय सत्ता से दूर हुए हैं, तब से अमेरिका की भीतरी छटपटाहट देखी जा सकती है। उसके इस क्षेत्र में आज चीन भी प्रविष्ट है, लेकिन चीन वस्तुतः दूसरे देशों को अपने कर्ज के मकर जाल में उलझा करके उनको अपने लिए उपयोगी या अपने अनुकूल बनाने का कार्य करता है, वहाँ की व्यवस्था को अपने अनुसार से चलाने का कार्य करता है। अमेरिका इसके अलावा भी कई तरह के षड्यंत्र करता है। चीन तो दूसरे देशों को कर्ज मुहैया कराता है और उसको कर्ज के दलदल में फंसा करके और उसके बाद उसको निचोड़ने का कार्य करता है। अमेरिका भी यही करता है, लेकिन वो ऊपर से छिप करके करता है। भारत में जो राहुल गांधी अडानी अंबानी के विरुद्ध बोलते हैं, ये यूं ही नहीं बोलते हैं। इनको इसके लिए चीन और अमेरिका जैसे देश तैयार किए हुए हैं। अन्यथा राहुल गांधी से कोई सवाल तो पूछ सकता है ना कि अगर आप अडानी अंबानी के विरोध में इतना ही हैं, पूंजीपतियों के उद्योगपतियों के विरोध में इतना ही हैं, तो इन अडानी अंबानी का आश्रय लेने के लिए आपकी पार्टी की जो प्रादेशिक सरकारें हैं क्यों आगे बढ़ करके प्रस्तुत होती हैं? आप क्यों नहीं उनसे पूछते? ये सब दोहरी राजनीति चलाने वाले लोग हैं और उसके माध्यम से देश में अराजकता उत्पन्न करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। इसी कारण से अमेरिका आदि को ऐसे दुर्बल चित्त लोगों का उपयोग करने का अवसर मिलता है। राहुल गांधी जो विदेशी यात्रा करते हैं, चाहे वो चीन की करें या चीन के निकटस्थ देशों की करें या अमेरिका और उसके निकटस्थ देशों की करें, आखिर उन्हें क्यों नहीं ये समझना चाहिए कि वे जो बोल रहे हैं वो देश के विरोध में क्यों बोल रहे हैं? भारत में कांग्रेस राष्ट्रीय सत्ता में हो तो लोकतंत्र है, और कोई दूसरी पार्टी राष्ट्रीय सत्ता में आ जाए तो लोकतंत्र वहां खतरे में पड़ जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और इधर जब से मोदी की सरकार सत्ता में आई है भाजपा के दल के रूप में, तब से सारी दुनिया को कुछ सांप सा सूंघा हुआ है। अन्यथा यहाँ जब तक कांग्रेस थी ऐसा लगता था कांग्रेसियों को बस यही लोकतंत्र है, जबकि लोकतंत्र का मखौल उड़ाकर लोकतंत्र को कुचलने, मानवाधिकार को कुचलने का जितना कार्य कांग्रेस की सरकार रहते हुए देश में हुआ है उतना कभी हो ही नहीं सकता और न कभी होगा। जब राहुल गांधी अमेरिका और ब्रिटेन जाकर के वहाँ उनको उकसाने का कार्य करते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, आप सब हस्तक्षेप करें, तो क्या उनकी समझ में ये नहीं आना चाहिए कि यहाँ जनता द्वारा जब चुनी हुई सरकार है तो वो लोकतंत्र खतरे में कैसे हो सकती है? यहाँ का लोकतंत्र खतरे में कैसे हो सकता है? और
लोकतंत्र का ठेका सिर्फ तुमने क्या ले रखा है? और अमेरिका और ब्रिटेन ही क्या लोकतंत्र के ठेकेदार हैं? जो हस्तक्षेप करेंगे तो लोकतंत्र रहेगा, नहीं तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कितने देशों में लोकतंत्र के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने कार्य किया है, कोई पूछे तो जरा। ये सब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हिस्से हैं और अस्त्र शस्त्र विक्रय करना इन देशों का सगल है और दुनिया में अशांति उत्पन्न करके ये सब देश दुनिया को भय के वातावरण में रख करके दुनिया के देशों को हथियार खरीदने के लिए प्रेरित और मजबूर करने का कार्य करते हैं और ये कभी विश्व शांति के समर्थक नहीं हो सकते। इनसे आप विश्व शांति की अपेक्षा कर भी नहीं सकते हैं। अन्यथा अमेरिका को क्या पड़ी थी कि यूक्रेन को, वहाँ के राष्ट्रपति जेलेंस्की को वो नाटो देश में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करने का कार्य करके एक युद्ध को शुरू कराने का कार्य करता। रूस तो केवल इतना ही चाहता था कि आप जैसे हो अपना विकास करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नाटो देश के समूह में सम्मिलित मत होइए। आप पहले सोवियत संघ रूस के समूह में रहे हो, आपकी स्वतंत्रता को किसी प्रकार से हमारे द्वारा जब आंच या चोट नहीं पहुंचाई जाती तो नाटो देशों के समूह में, नाटो देशों के गिरोह में सम्मिलित होने के पीछे उद्देश्य क्या है? सच्चाई यही है कि उद्देश्य पैदा किया हुआ है अमेरिका के द्वारा, उसके समूह के द्वारा, और आज उसके गिरोह के देश ही जेलेंस्की को मदद दे करके वहाँ की जनता को तिल तिल कर मरने के लिए उनके पीछे हाथ धो करके पड़े हैं और वो इसके माध्यम से चाह रहे हैं कि एक तरफ हमारा हथियार बिक रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन हमारा कर्जदार बन रहा है, तीसरी तरफ रूस की जो सैन्य शक्ति है, जो आयुध शक्ति है, वो शरण को प्राप्त हो रही है। तो रूस का कमज़ोर होना अमेरिका को और रुतबेदार और दबदबेदार बना देने के लिए पर्याप्त होगा। बस इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए यह सब किया जा रहा है। आखिर इज़राइल में हमास जैसे आतंकवादी संगठन ने मौका पाकर आतंकवादी हमला क्यों किया? वहां के 1400 लोगों को मौत के घाट उतार करके और लगभग 200-250 लोगों को बंधक बना करके हमास ने जो उद्देश्य सिद्ध करना चाहा, उसके पीछे, हमास के पीछे खड़े हुए जो देश हैं, उनका उद्देश्य क्या रहा है? मैं इतना मानता हूं कि इजराइल स्वाभिमानी देश होने के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए सजग देश है और यद्यपि वो अमेरिका समूह का विशेष देश है,
लेकिन उसके बाद भी इज़राइल चारों तरफ अपने शत्रुओं से घिरा होने के कारण चौकन्ना रहने वाला देश है। उससे एक बड़ी गलती हुई जो फिलिस्तीनी मजदूरों को इज़राइल में काम करने का उसने अवसर दिया। उन्होंने मजदूरी करते हुए फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास को उन सब संवेदनशील स्थलों की सूचना देने का कार्य किया, कहाँ कहाँ उसके सैन्य गुल्म है, कहाँ कहाँ क्या सुरक्षा व्यवस्था है, उस सब की सूचना दे करके अंततः हमास का सहयोग फिलिस्तीनी मजदूरों ने किया, क्योंकि वे प्रकारांतर से हमास के लिए ही कार्य कर रहे थे। बहाना केवल गरीबी और मजदूरी करने का था और हमास ने उनकी ही सूचना पर इज़राइल में एकाएक आतंकवादी हमला करने का कार्य किया। उसका परिणाम बेगुनाह उन लोगों को भी भुगतना पड़ा जो उसके लिए कहीं भी कैसे भी जिम्मेदार नहीं हो सकते थे। फिलिस्तीन की जो आबादी है, जिनका कि हमास से सीधे कोई ताल्लुक नहीं था, उनको भुगतना पड़ा। 40,000 लोग या उससे भी अधिक लोग अब तक हमास इज़राइल युद्ध में मारे जा चुके हैं। तो इसके लिए, इस कृत्य के लिए कौन दोषी हो सकता है? इस कृत्य के लिए वस्तुतः वे देश दोषी हैं जो हमास को अस्त्र शस्त्र से समृद्ध कर इज़राइल के विरुद्ध आतंकवादी घटनाएं करने के लिए बराबर प्रेरित करने का कार्य करते रहे हैं। भले ही कोई कुछ कहे, तुर्की और ईरान भी इसके लिए जवाबदेह है। आज ईरान जो है हमास प्रमुख को इज़राइल द्वारा मारे जाने को अपने संप्रभुता पर हुए हमले के रूप में देखकर इज़राइल से बदला लेने को तत्पर दिखाई दे रहा है। लेकिन हमास को और हिजबुल्लाह को पैदा करने का कार्य आखिर क्या ईरान ने नहीं किया? तो ये सब जो कार्य दुनिया में हिंसात्मक रूप में किया जा रहा है, इस सब को समझने की जरूरत है। अस्त्र शस्त्र निर्माता देशों की राजनीति को समझने की जरूरत है और यदि सचमुच दुनिया के देश विश्व में शांति स्थापित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आतंकवादी गिरोहों को साथ देना उन्हें बंद करना होगा। अमेरिका जैसे देश जो दुनिया में अपने अनुकूल सत्ताएं स्थापित करने के चक्कर में और दूसरे देशों पर दबाव डालने की राजनीति में लगे रहते हैं, अमेरिका जैसे देशों को इससे अपने को अलग करना होगा, तभी विश्व शांति स्थापित हो सकती है। लेकिन यह तो केवल मेरा विचार है। अमेरिका
ने न कभी चाहा है विश्व शांति रहे, न आगे चाहेगा। दुनिया की में तमाम देशों की सरकारों को अपदस्थ करने का कार्य उसके द्वारा पहले भी किया गया है। दुनिया की राजनीतिक हस्तियों को अगर वो अमेरिका के अनुकूल नहीं रहती हैं तो वहाँ की बदनाम CIA जो गुप्तचर संस्था है उसके द्वारा मरवा देने का कार्य समय समय पर किया जाता रहा है। इसको सारी दुनिया जानती है, लेकिन दुर्भाग्य दुनिया का ये है कि उसके बाद भी अमेरिका के विरुद्ध कोई खुल करके बोलने को तैयार नहीं होता। अब भारत में वर्तमान में जो राष्ट्रीयता के संरक्षण के लिए सन्नद्ध मोदी सरकार है, इस सरकार को केवल अमेरिका ही नहीं, दूसरी और भी अमेरिका परस्त शक्तियां इसलिए कमजोर करने में लगी हुई हैं। अभी जो चुनाव हुआ इसमें अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन ये सब देश लग करके चाहते थे जॉर्ज सोरोस और हिंडनबर्ग वगैरह का सहयोग लेकर के कि मोदी चुनाव में विजयी न होने पाए। उसके लिए खूब धन का भारत में चुनाव में फ्लो भी अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा किया गया और जॉर्ज सोरोस जैसे कुख्यात षड्यंत्रकारी का इसमें उपयोग किया गया। चीन ने भी अपने उद्देश्यों के तहत भारत में धन मुहैया करा करके मोदी सरकार के विरुद्ध, मोदी सरकार को चुनाव में जीतने से रोकने के लिए खूब षड्यंत्र किया। ये सब कार्य किया गया है कि वे अब देख नहीं पा रहे हैं कि भारत आर्थिक रूप से कैसे उन्नति कर रहा है, चाहते ही नहीं। जो बलरी अखियां ने रख आँखिन को सुख होत की दृष्टि इनकी नहीं है। ये तो दूसरे लोगों को कमजोर करके आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से दूसरे देशों को अशक्त करके स्वयं सशक्त सिद्ध होना चाहते हैं। ये किसी की बढ़ती देख नहीं सकते, ये खुद बढ़ें और दुनिया के दूसरे देशों को बढ़ने दें, ऐसा ही चाहते ही नहीं। चीन खुद बढ़ना चाहता है लेकिन भारत जैसे देशों को वो बढ़ते नहीं देखना चाहता। ये अमेरिका भी चाहता है, वो केवल ऊपर से भारत से मैत्री का स्वांग मात्र रचता है, लेकिन भीतर घात करने का कोई अवसर चूकता नहीं। अन्यथा भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणी और हस्तक्षेप करने की हिमाकत जर्मनी, अमेरिका जैसे देशों को करने की जरूरत कैसे हो सकती थी। न्यायिक प्रक्रिया द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल गए, उसमें अमेरिका को बहुत तकलीफ, जर्मनी को बहुत तकलीफ क्यों होगी? क्या दुनिया में न्याय स्थापित हो और भ्रष्टाचारी जेल जाएं, ये इन्हें नहीं अच्छा लगा क्या? सच्चाई यही है कि इन्हें इससे सबसे मतलब नहीं, इन्हें भारत की बढ़ती सामर्थ्य की को रोकने की केवल चिंता है और उसी चिंता में गले जा करके, उसी चिंता में घुल पच करके इन देशों ने भारत के चुनाव में हस्तक्षेप करने का कार्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किया।
और इसमें इनका दोनों हाथ से लाभ उठाने का कार्य अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी राजनीतिक दलों ने किया। अगर ये सचमुच देश प्रेमी पार्टियां होती तो विदेशी शक्तियों का, विदेशी धन का उपयोग इनको करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन इनको अपने देश से, भारत से कोई मतलब नहीं है। ये तो भारत के चूसक कीड़े हैं जो भारत में रहकर भारत को ही चूसने और भारत को आर्थिक दृष्टि से सुखा देने का कार्य करने वाले लोग हैं। हिंडनबर्ग ने अभी हाल में जो उसने सेबी के प्रमुख पर आरोप लगाने का कार्य किया, वो भारत की आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करने के उद्देश्य से। वो तो ब्लैकमेलर समूह है जो जिसकी कोई वास्तविक कंपनी नहीं है। वो ब्लैकमेलिंग कंपनी है जो दूसरे देश की आर्थिक सामर्थ्य की अपने हिसाब से, अपने आर्थिक लाभ के उद्देश्य से समीक्षा करके और दुनिया में जो है अखबार के माध्यम से अपना आरोप पत्र फैलाने का कार्य करती है, जिससे उस उद्योगपति या उद्योग समूह का या उस देश का आर्थिक ढांचा चरमराकर उससे काली कमाई करने का काम हिंडनबर्ग आराम से कर सके। तो हिंडनबर्ग जैसे, जॉर्ज सोरोस जैसे, नोबेल संगम जैसे जो टूल किट्स गैंग के अंतरराष्ट्रीय गिरोह हैं, भारत में प्रवीर पुरकायस्थ जैसे न्यूज़ क्लिक के संपादक जो इन सब का उपयोग करके भारत को अराजक बनाने, भारत के विरुद्ध जहर फैलाने का कार्य करने वाले लोग हैं, इन सब से हमारे देशवासियों को सावधान होकर इनके हर षड्यंत्र को विफल करने का कार्य करना चाहिए। जनता के बीच में निरंतर संवाद बनाए रखकर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारियों और इस देश के अराजक राजनीतिक दलों और इस देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले लोगों के प्रति सावधान करते हुए जनता को हमेशा अपने देश हित को सर्वोपरि रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वस्तुतः जनता सच्चाई से अवगत नहीं हो पाती और कुछ का कुछ कर बैठती है। बांग्लादेश की जो आर्थिक ऊंचाई बढ़ रही थी उसको वहाँ के लोगों ने ही जमायते इस्लामी जैसे संगठनों, पाकिस्तान की आईएसआई जैसे ये खुफिया एजेंसी के षड्यंत्रों और अमेरिका की CIA जैसी गुप्तचर एजेंसी के माध्यम से जो गलती बांग्लादेशी जनता कर चुकी है उसका खामियाजा बांग्लादेश को बहुत दिनों तक भुगतना पड़ेगा। जो गड़बड़ी उसे लग रही थी, विचार विमर्श करके सरकार पर वो
शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसात्मक ढंग से दबाव डाल करके यदि अपने देश हित को सर्वोपरि स्थान देते हुए कार्य करती तो बांग्लादेश आर्थिक पराधीनता की गर्त में जाने से बच जाता, क्योंकि शेख हसीना की जो और गलतियां रही हों उसका परिमार्जन आसानी से किया जा सकता था, बशर्ते कि अपने देश को नुकसान न पहुंचाया जाता। छात्रों को सामने रखकर, उनके कंधे पर बंदूक रख करके वहां के उग्रवादी समूहों ने कट्टर इस्लामिक जमाते इस्लामी जैसी षड्यंत्रकारी समूहों ने मिलकर के अमेरिका आदि का, पाकिस्तान का उपयोग करके अपने ही देश को जिस तरह से नुकसान पहुंचाने का कार्य किया है उसकी मिसाल कहीं ढूंढे नहीं मिलेगी। भारतवासियों को बांग्लादेश की इस घटना से इसलिए सचेत होने की ज़रूरत है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ करने की घटना होते ही भारत में कैसे दूसरे जो इस देश के विरुद्ध षड्यंत्र में बहुत दिनों से सम्मिलित लोग रहे हैं वो कैसे सक्रिय हो गए थे अपने आप समझा जा सकता है। सलमान खुर्शीद जैसे लोग बोलने लगे, उद्धव ठाकरे कैसे बोलने लगे, उनके संजय राउत कैसे बोलने लगे और दूसरे भी लोग देश के विरुद्ध में जनता को उकसाने की कार्रवाई करते हुए देखे जाने लगे थे, क्योंकि असली उद्देश्य तो अमेरिका का था कि जो अमेरिका चाह करके भी मोदी सरकार को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सका। ये उसकी बड़ी खुजलाहट थी जिसको उसने बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ करके प्रभावित करने के उद्देश्य से किया, लेकिन वो उतनी दूरी तक सफल नहीं हो पाया। भारत वासियों को इस सारे षड्यंत्र को समझने का कार्य करना चाहिए कि अमेरिका का असली निशाना भारत है, बांग्लादेश नहीं। बांग्लादेश तो उनके षड्यंत्र का प्रारूप मात्र था, जिसके कारण से वहां शेख हसीना की सरकार अपदस्थ की गई। वास्तव में अमेरिका आज ये नहीं चाहते कि भारत दुनिया में सशक्त हो, समर्थ हो और विश्व शांति के लिए बेहतर कार्य करता हुआ आगे बढ़े, क्योंकि दुनिया के जो देश भारत को जानते हैं वे जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो अपनी सुरक्षा के प्रति चिंतित होते हुए उसको मजबूत करने का कार्य करता है, लेकिन विश्व में लोकतंत्र का प्रादुर्भावक देश होने के नाते दुनिया में लोकतंत्र को फूलता फलता और मानवता का विस्तार पाता हुआ अगर देखने वाला कोई विशेष देश है तो वो भारत है। और भारत से दुनिया के दूसरे देशों को भारत की सामर्थ्य देख करके डरने की जरूरत नहीं है। ये तमाम देश खुद जानते भी हैं जो भारत के सांस्कृतिक रूप से निकटस्थ रहे हैं।
लेकिन भारत की बढ़ती, भारत का अभ्युदय अमेरिका की आंखों की किरकिरी है, ब्रिटेन की आंखों की किरकिरी है, जर्मनी की आंखों की किरकिरी है, चीन के आंखों की किरकिरी है। इसलिए ये सब मिल करके भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। भगवान प्रधानमंत्री मोदी और उनके उन सहयोगियों को सद्बुद्धि से इसी तरह से नवाजते रहें और देश की जनता का सतपथ की ओर, देश के अभ्युदय की ओर गमन हेतु मार्गदर्शन करते रहें, जिससे ये देश भारत को कमजोर न कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।